हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरमंत्रा एकेडमी। आई होप सब लोग सेफ हैं, सब लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी कर लिया है एंड उनके बेसिस पे आप लोग आज के टेस्ट के लिए, आज के प्रीवियस ईयर 2014 के लिए प्रिपेयर हैं एंड आप लोग इसे डिस्कस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर 2014 की हम बात करते हैं तो वी हैव 20 मार्क्स का टोटल पेपर एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ओके, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 25%। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरमंत्रा एकेडमी। आई होप सब लोग सेफ हैं, सब लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है एंड आज के लेक्चर के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। दैट विल बी बेस्ड ऑन 2040। ओके, केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। दैट मीन्स आपके पास 20 मार्क्स का पूरा पेपर है। ओके, सो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको 3 बातें याद रखनी है। कीप योर पेन एंड नोटबुक रेडी। आपको 45 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंड जब आप ये डिस्कस कर रहे होंगे, आप ये पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, गिव इट योर बेस्ट शॉट। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एंड जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। आपके पास 45 सेकेंड्स का टाइम है। स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। सो क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉल ऑफ मास 330 ग्राम इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड एंड इट्स एसोसिएटेड de Broglie wavelength has 1 into 10 to the power minus 33 meter. The speed of ball is in meter second inverse and value of Planck's constant is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule seconds. सो बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है आप देखते ही समझ गए होंगे। आपके पास ये क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, फिजिकल केमिस्ट्री से है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग आराम से कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको कैसे करना है, वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। जो भी चीजें आपको गिवन है वो आपको लिखनी है। आपने लिखा डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको कितनी गिवन है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33 मीटर। स्पीड ऑफ बॉल आपको कैलकुलेट करनी है, एच की वैल्यू आपको गिवन है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आपने वैल्यूज को पुट किया, वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है तो आपने यहाँ पे वैल्यू डाली एंड यू विल गेट द आंसर एज 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। टाइम्स अप गाइस, स्टॉप इट। सो क्वेश्चन है आपके पास, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ octahedral cobalt second complex is approximately 4.0. Okay, atomic number of cobalt is 27 and the CFSE for this complex in, ठीक है, आपको CFSE कॉम्प्लेक्स बताना है।
यहाँ पे CFSE की जब आप बात करते हो तो आपको पता है कोबाल्ट सेकेंड की जब आप बात कर रहे हो, आपने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया, EG डायग्राम एंड T2G डायग्राम। आपने D7 सिस्टम लिया, यहाँ पे आपने इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया तो आपको पता चला कि EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड T2G के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। CFSE को कैलकुलेट करने के लिए आपने डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला पुट किया, ओके। फॉर्मूला के अंदर आपने जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाले, यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाले, आपके पास वैल्यू आई -0.8, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। सो क्वेश्चन आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। द फिशर प्रोजेक्शन दैट रिप्रेजेंट्स 2R एंड 3S सिस्टम आपको बताना है इन केस ऑफ 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इज। देखो 2R 3S सिस्टम आपको बताना है, यानी कि आपको सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको RS कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए आपके पास जनरल रूल है, CIP रूल है आपके पास, आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे चलना है, ओके। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जाएगा। क्यों करेक्ट जाएगा? आपने देखा यहाँ पे आपने प्रायोरिटी सेट करी, ओके, CIP रूल के अकॉर्डिंग, एंड आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो आपका बी वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास 2R और 3S सिस्टम आ रहा है, मतलब सेकंड नंबर के कार्बन पे आपके पास R सिस्टम आ रहा है एंड थर्ड नंबर के कार्बन पे आपके पास S सिस्टम आ रहा है, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका वो करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। सो क्वेश्चन है, अज्यूमिंग आइडियल कंडीशन द सोल्यूशन दैट हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इज। तो आपको हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट वाला सोल्यूशन बताना है। तो देखो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की अगर आप बात करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट जो आ गया आपका, ये आपका 2 चीज़ों पे डिपेंड कर जाता है। सबसे पहले तो आपके पास कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है ये चीज़, और आपके पास डिपेंड करती है नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट, कि कितने नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन के साथ जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन जो होता है वो होता है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ आइंस के साथ भी इसी तरीके से काम करता है। तो जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितनी है कंसंट्रेशन, 0.02, यहाँ 0.01, यहाँ 0.01 एंड 0.02। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए और डी तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। एक केस तो हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड चीज आ जाती है नंबर ऑफ आइंस। तो अब आपके पास आ जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सेकंड आपके पास आ जाता है सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl। अब जिसके अंदर आइंस कम होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड के अंदर आपके पास 2 आइंस होंगे एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर आपके पास 3 आइंस होंगे। दैट मीन्स आपके पास जहां पे नंबर ऑफ आइंस कम है वहां पे आपका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, ओके। तो आपके पास पूरी थ्योरी यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए।
टाइम अप गाइस। सो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे कि एट 298 केल्विन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, CC बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड बॉन्ड आर 415, 344 एंड 615 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको बताई हुई है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन इज 717 किलो जूल मोल इनवर्स and that of hydrogen is 218 किलोजूल मोल इनवर्स। आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नेप्थलीन बताना है एट 298 केल्विन इन टर्म्स ऑफ किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर है। आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपको गिवन है, कार्बन और हाइड्रोजन के केस में आपको नेप्थलीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नेप्थलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। नेप्थलीन का आपके पास स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेप्थलीन के स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, आपने उसका आपने रिएक्शन बैलेंस करी, आपको पता चला कि इन नेप्थलीन कंपाउंड्स द नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स आर 8। ठीक है, CH बॉन्ड्स 8 हैं। डायग्राम आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए नेप्थलीन का। रिपीट, आपको याद रखना है नेप्थलीन का स्ट्रक्चर, ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फिर आपने नंबर ऑफ CC बॉन्ड्स देखे, 6 बॉन्ड है यहाँ पे। नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड C आपने देखे 5 बॉन्ड्स है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, जितने आपके पास बॉन्ड थे, आपने थर्मोडायनामिक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को किया है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। फिर आपने यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर की एंथैल्पी निकाली और आपने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास आंसर आ जाता है -455 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस। सो क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज। आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। सो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे ये पता करना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा कंपाउंड होगा एंड लीस्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी के लिए हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरल फॉर्मूलाज पढ़े हैं, जनरल रूल्स पढ़े हैं कि कैसे आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो 4 कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले जो चीज कॉमन है उसे भूल जाओ, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड आपको चारों के अंदर गिवन है, तो आपको ये नहीं देखना। राइट, अब ये चीज नहीं देखनी तो क्या देखोगे? सबसे पहले क्या देखोगे? या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देख लो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देख लो। दोनों चीज पता कर लो कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +M और -M बेसिकली हम बोल सकते हैं। तो +M और -M के ऊपर आपकी एसिडिटी जो होती है वो डिपेंड कर जाती है। तो उसके बेसिस पे आपको मैंने एक चार्ट बताया था कि किसकी एसिडिटी कितनी ज्यादा होती है। राइट, तो +M और -M के बेसिस पे आप इसका आंसर दे सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट जाएगा। 3 की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर 4 की, फिर 2 की एंड देन लास्ट में 1 की। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपके पास है फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। क्वेश्चन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन इज 20 मिनट्स। ठीक है, 50% रिएक्शन जो हो रही है दैट इज कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। अब आपको टाइम बताना है 99.9% रिएक्शन आपकी कब कंप्लीट होगी। ठीक है, मिनट्स के अंदर आपको टाइम बता देना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है एंड इसके बेसिस पे हमने जब चैप्टर को हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टडी किया था वहां पे भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था।
तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है, आप इजीली कर सकते हो. रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टी 99.9% फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दैट इज टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ. ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो टी हाफ का, आपके पास आंसर आ जाएगा. इसके अलावा हमने लॉन्ग मेथड जब हमने रिवाइज किया था, चैप्टर को हमने पढ़ा था, टॉपिक स्टडी किया था, तब हमने किया था. वरना आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा ये. ओके, तो आंसर आपका आएगा 200 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अप गाइस. क्वेश्चन है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, NO3 माइनस एंड NH4 प्लस. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हो. ठीक है, तरीका आपको पता है कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका है, हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए. वी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन पे. एम क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स. सी क्या है, टोटल कैटाइनिक चार्ज. एंड ए क्या है, टोटल एनाइनिक चार्ज. इस फॉर्मूला के अंदर आप लोग जैसे ही वैल्यूज पुट करते हो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसी हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे NO2 प्लस की, तो आपके पास 2 वैल्यू आएगी. दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो जाएगी, sp3 आएगा तो sp2. और NH4 के केस में अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 4 आएगा. दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sp, sp2 एंड लास्ट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चन है. टाइम अप गाइस. क्वेश्चन है आपके पास, द एसिड दैट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन. डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया, ऐसा एसिड जिसके अंदर से CO2 गैस इजीली पास आउट हो चुके, इजीली बाहर निकल जाए. मस्ट रेडियली अपॉन हीटिंग इज. ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है. अब आपको बताना है कि एसिड जो इजीली डीकार्बोक्सिलेशन करेगा वो कौन सा है. तो GOC के अकॉर्डिंग आप लोग आराम से कर सकते हो यहाँ पे. तो आप देखोगे कि जो बीटा कीटो एसिड्स होते हैं, अपॉन हीटिंग रेडियली गिव्स डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टू गिव द करस्पॉन्डिंग कीटोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, बीटा कीटो एसिड आपने देखा, इसको सिंपली आपने हीट किया. हीट जैसे ही करोगे आप लोग, हीट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्डिंग होना, इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, कहाँ कहीं पे आपके पास आपको क्या करना होगा, आपको अल्फा और बीटा कार्बन्स यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे. ठीक है, फिर आपने वो देखा, फिर आप इनकी बॉन्ड्स की शिफ्टिंग कराओगे, एंड शिफ्टिंग कराओगे तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा. एंड CO2 और H2O गैस इजीली पास आउट हो चुकी है. ठीक है, सो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि बीटा कीटो एसिड्स जो होते हैं उनको अगर हम हीट करते हैं तो वो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस शो करते हैं. ओके, तो आंसर नंबर आपका सी करेक्ट जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो फिर से आपके पास क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है ये.
टाइम अप गाइस। सो बेसिकली क्वेश्चन है आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन, ठीक है। फिनॉल के साथ आपको ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है एंड आपको आंसर बताना है। तो फिनॉल के साथ जब ब्रोमीन की आप रिएक्शन कराते हो तो आपको पता है कि पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है जब टेम्परेचर आपका लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो पैरा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्टॉप गाइस, टाइम्स अप। तो क्वेश्चन है डाइफॉस्फोनिक एसिड दैट इज H4P2O5 हैज नो पीपी बॉन्ड। यहाँ पे ये जो आपके पास एसिड है डाइफॉस्फोनिक एसिड, इसके पास कोई भी पीपी बॉन्ड नहीं है। दैट मीन्स आपको ये चीज़ क्यों बोली गई है कि इसके पास कोई भी पीपी बॉन्ड नहीं है, ताकि आप लोग स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर पाओ, ठीक है। तो H4P2O5 का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है और आपको ये बताना है कि एसिड कौन सा है, टेट्रा बेसिक है, ट्राई बेसिक है, डाई बेसिक है या फिर मोनो बेसिक है। ओके, तो H4P2O5 का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको क्लियरली क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि यहाँ पे कोई भी पीपी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब पी और पी फॉस्फोरस के बीच में कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स आपने फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन को डाला यहाँ पे, फिर आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। सिंस देयर आर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और आपको क्या याद रखना है कि जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं किसी भी एसिड के अंदर, तब उसकी बेसिसिटी कितनी जाती है, उतनी ही जाती है, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे उतना ही उसका बेसिसिटी होगी। अब यहाँ पे 2 हैं आपके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब देखो आप क्या बोल सकते हो, क्या सोच सकते हो कि यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन गिवन है, लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है ना, तो यहाँ पे फ्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2। दैट मीन्स बेसिसिटी कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो ऑप्शन क्या चला गया आपका सी, दैट मीन्स डाई बेसिक है ये। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन गाइस। आई होप डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।